थोड़ा सा टाइम लगता है बस, ठीक है ना। एक्चुअली वो जो शीट है वो क्वेश्चन बैंक है, वो इट्स नॉट लाइक आईआईटी के हिसाब से थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, कोई बाइफर्केशन नहीं होता है। ये सवाल जेई का ही होगा या ये सवाल नीट का ही होगा, सवाल में थोड़ा सोचना पड़ेगा। कोई 3-4 सवाल ऐसे होंगे जिसमें मैथ्स ज्यादा होंगे तो वो आपके लिए नहीं होंगे, पर जिसमें फिजिक्स लग रही होगी उसमें सोचना पड़ेगा। दैट्स इट, ठीक है। सिर्फ सिंगल करेक्ट भी कर लोगे ना तो भी ग्रेविटेशन आ जाएगा। चलिए एनसीईआरटी निकाल लो। पेपर कैसा हुआ? नहीं दिया। लेकिन है ना, इसमें वो सब मैग्नेटिज्म एंड मैटर के सवाल डाले थे। इलेक्ट्रिकल, हाँ, और थोड़े बहुत क्या कहते हैं वो, नहीं ईएमआई के नहीं थे। अच्छा ठीक है, तो एक आध आ गया होगा। बाकी अब कोशिश तो ये थी कि आपके सवाल के अंदर इसमें गैल्वेनोमीटर के सवाल डाले जाएं, क्यूरीज टेम्परेचर की बात कही गई है यहाँ पे। हाँ, अब ये हाई रिटेंटिविटी, हाई कोएर्सिविटी ये था, और वो डायमैग्नेटिक के लिए ये तो जो पढ़ाया था आपको वही था। चलिए अब निकाल लीजिए अपनी एनसीईआरटी पहले तो सबसे पहले एनसीईआरटी से क्या चीज पढ़े बताओ? एडी करंट्स पढ़ ले। तो आज अपन को पढ़ना है, एक तो पढ़ना है एडी करंट, फिर अपन को पढ़ना होगा ट्रांसफॉर्मर, फिर अपन को पढ़ना होगा एसी जनरेटर, और क्या मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। 4 चीजें 15-15 मिनट, 1 घंटा। थर्ड क्लास के अंदर 1 घंटा ही मिलता है इफेक्टिवली, क्योंकि क्या कहते हैं वहां पर आके बच्चे डाउट्स के अंदर थोड़ा टाइम खोटी हो जाता है। टाइम खोटी तो क्या, ठीक है, डाउट तो डाउट। फर्स्ट क्लास में 1.5 घंटा मिलता है, सेकंड क्लास में 1 घंटा 20 मिनट मिलता है, थर्ड क्लास में 1 घंटा 10 मिनट मिलता है इफेक्टिव। क्योंकि क्या कहते हैं 11:30 बजे आते हैं तो यहाँ से बायो की फैकल्टी नहीं निकलती है, आप लोग को खाना खाना होता है। एनीवेज आज सुनिधि नहीं आई। चलो शुरू करते हैं। एसी को पहले तो कहाँ पड़ा है रिमोट? चला तो पीछे वाला एसी, इसके ऊपर छपरा है। छपरा समझते हो? छपरा नहीं होता क्या, वो लोहे का होता है ना, शेड। हाँ, टेन शेड, उसको हिंदी में छपरा बोलते हैं, नहीं पता? हाँ सही बात। चलो सबसे पहले एडी करंट खोल लो। एनसीईआरटी के अंदर एडी करंट खोल लिया। तो एडी करंट क्या होते हैं? अनवांटेड करंट, और उनको एडीज बोलते हैं। बोले तो वो आता है पिक्चर में, तो यहाँ पर एक नॉर्थ पोल लगा दिया, यहाँ पर एक साउथ पोल लगा दिया, उसके अंदर से एक मेटल की शीट में ऐसे स्विंग करा रहा हूँ, ऑसिलेट करवा रहा हूँ। तो होगा क्या, जब वो पूरी प्लेट बाहर है तो नॉर्थ और साउथ दे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी है, लेकिन जैसे ही वो अंदर आएगा, क्या मैं बोल सकता हूँ इससे लिंक फ्लक्स में चेंज आएगा? पहले तो एक भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं थी, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन आने लगी, तो उसके अंदर इसको अच्छा लगेगा नहीं। ये क्या करेगा, अपने अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को इस तरीके से घुमाएगा कि वो अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करे। तो क्या मैं बोल सकता हूँ उस मेटल की शीट के अंदर अनवांटेड करंट्स स्टार्ट हो गए, दोज आर नोन एज एडी करंट्स। और वो जो करंट होंगे उसकी वजह से क्या मैं बोल सकता हूँ कुछ ना कुछ हीट बनेगी, I²R/dt के फॉर्म में। हाँ यार, और हीट बनेगी तो वो जो मेरी मेटल की शीट होगी वो गर्म हो जाएगी। तो जो भी उसकी काइनेटिक एनर्जी थी या पोटेंशियल एनर्जी थी वो धीरे धीरे उस हीट के अंदर डिस्ट्रॉय होती जाएगी, और जो उसके ऑसिलेशंस होंगे वो डैम्प्ड ऑसिलेशन हो जाएंगे। बोले तो कंटिन्यूसली पहले इतना ऊपर गया 30 डिग्री, 28 डिग्री, 26 डिग्री, 20 डिग्री, 12 डिग्री, 8 डिग्री, 6 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 0 डिग्री, और बीच में आकर रुक जाएगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर एडी करंट की वजह से एनर्जी में लॉस हो रहा है, एडी करंट की वजह से जो करंट आया है उन करंट की वजह से हीट में एनर्जी लॉस हुआ है। तो दिस टाइप ऑफ ऑसिलेशन इज कॉल्ड डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन और फोर्स्ड ऑसिलेशन दो होते हैं। डैम्प्ड ऑसिलेशन और फोर्स्ड ऑसिलेशन दो होते हैं, वो जब एसएचएम पढ़ेंगे तब का तब सीखेंगे। अभी के लिए समझ गए हैं? तो ये एडी करंट अच्छे हैं या खराब है? आप जैसे यूज करो वैसे। अगर मैं इन एडी करंट का यूज करके इसके मोशन को रोकना चाहता हूं तो अच्छा है,
अगर मैं चाहता हूँ कि मोशन नहीं रुके तो खराब है, हाँ या ना? बात समझ में आ रही है? तो एडी करंट की वजह से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑक्सीलेशंस हैं उसमें प्रभाव पड़ता है, उसकी वजह से वो ऑक्सीलेशंस पुअर होते हैं, खत्म हो जाते हैं। उस लिहाज से देखें तो ये खराब है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ किसी चलती हुई चीज को रोकना तो अच्छा है। एग्जाम्पल, 4 एग्जाम्पल दे रखे हैं, 4 यूजेस दे रखे हैं एडी करंट के। तो पहले तो एडी करंट को मिनिमाइज कैसे करते हैं, देखो ध्यान से। जो मेटल का पूरा एक पर्दा था, मेटल की शीट थी, एक काम करो उसके अंदर ऐसे कट लगा दो। कट लगाओगे तो अगर ये मेटल का पूरा पर्दा है, इलेक्ट्रॉन को पूरा घूमने के लिए पूरा रास्ता दे रहा हूँ, लेकिन अगर मैंने बीच में से कट लगा दी तो इलेक्ट्रॉन को घूमने का रास्ता ही नहीं मिल रहा है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ एडी करंट अवॉइड कर सकता हूँ? हाँ। तो कंघे के जैसे शेप का मेटल की शीट बना लेंगे, तो जो पतले 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 यहाँ पर वो कंघे के जैसे टुकड़े होंगे, उसमें करंट कैसे घूमेगा? ऐसे ऐसे थोड़ी ना घूम सकता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को तो ऐसे घूमना है। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? हाँ या नहीं आ रहा? देखो ध्यान से, ये वो मेटल शीट है, ये वो मेटल शीट है, इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है भाई? जैसे ये यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आया, बाहर तो कोई फील्ड लाइंस नहीं है, यहाँ पर आती नॉर्थ इधर लगा रखा है, साउथ इधर लगा रखा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इससे क्रॉस हुई, इसको अच्छा लगेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें पहले जीरो फ्लक्स था और अब नॉन जीरो फ्लक्स है। नॉन जीरो फ्लक्स है तो देयर इज अ सिचुएशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसके अंदर जो भी मेटल की शीट है, इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस तरीके से घूमेंगे कि वो अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करें, हाँ या ना? तो ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उनको ऐसे रास्ता चाहिए। अब अगर मैं यहाँ पर इसका रास्ता ही काट दूँ तो रास्ता कैसे काटूंगा? यहाँ पर मैं इसका शेप कैसा बना दूंगा? इसका मैं शेप कुछ इस तरीके से कटिंग कर दूंगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा था, आगे तो उसको हवा मिल गई, थोड़ी ना कि यहाँ से यहाँ चले जाएगा, तो बीच में कट लगेंगे, कंघे जैसा शेप आ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन्स का रास्ता मैंने हैम्पर कर दिया है ना? देखो ध्यान से, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द एडी करंट द शेप इज लाइक एज शोन इन योर एनसीईआरटी। दिखाया नहीं दिखा? लेफ्ट में नीचे, हाँ या ना? इलेक्ट्रॉन के घुमाते हुए भी दिखाया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन घूम नहीं पा रहा है। यस और नो? अरे हाँ ना बोलो भाई। यस, पक्का, इजी। एडी करंट क्या होते हैं? अनवांटेड करंट एडीज, इनका डायरेक्शन अननोन, नहीं बता सकते। जैसे कि एक बहुत बड़ी लहर आके टकराती है पत्थर के, तो वहां पर हम देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे ऐसे झाग झाग टाइप हो जाते हैं, पानी के मॉलिक्यूल्स का मोशन कैसा होता है? रैंडम। वी कैन नॉट प्रेडिक्ट कि भाई यहाँ पर ऐसे ही। तो वो जो एडीज होते हैं, भंवर होते हैं, वो जो स्वर्ल्स होते हैं, मतलब ये अलग अलग नाम है। वी कैन नॉट प्रेडिक्ट दैट पर्टिकुलर मोशन ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल। सिमिलरली एक इलेक्ट्रॉन कैसा एडी करंट बनाएगा, उसको जहां जैसा रास्ता मिलेगा, वो उसका आखिरकार मेन उद्देश्य क्या होगा कि जो फ्लक्स में चेंज आया है उसको अपोज करे। जैसे उसको रास्ता मिलेगा वो वैसे घूम के अपोजिट में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने की कोशिश करेगा। बात समझ में आ गई? हाँ या ना? सर जब वो छोटी स्टेप्स होगी तो हाँ। उसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है? हाँ कर सकता है। छोटे लूप्स बना लेगा, बहुत छोटे लूप्स बनाएगा, बहुत छोटे लूप्स बनाएगा। एक बार तो बड़ा लूप बना रहा है, एक बार छोटा लूप बना रहा है। हाँ तो उसमें भी तो करंट हाँ, इंड्यूस हो रहा है, बट कम हो रहा है ना पहले के मुकाबले। भाई पहले छोटे वाले तो थे ही, फिर बड़े वाले भी थे, तो बड़े वाले अब नहीं है, बट एटलीस्ट छोटा। यू कैन नॉट नलीफाई, थोड़े तो रहेंगे ही रहेंगे। अब इसका यूज क्या है देखो ध्यान से। ये एक मेटल की प्लेट, इसके आगे एक और मेटल की प्लेट, मैंने बीच में कुछ एक मटेरियल फिल कर दिया। तो बताओ यहाँ पर करंट चलेगा तो यहाँ पर ये गर्म होगा, ये भी गर्म होगा, तो इतने ज्यादा गर्म हो जाएंगे क्या पता बीच की चीज पिघल जाए। तो ये क्या है? इसका एक यूज देखो, सेकंड या थर्ड यूज पढ़ो। कोई हीटिंग फर्नेस को जैसा लिखा हुआ होगा, इंडक्शन फर्नेस दिख गया? हाँ या ना? उसमें पढ़ोगे ये मिलेगा। दूसरा क्या है? चलती हुई चीज को रोक देता है हीट की वजह से, मैग्नेटिक ब्रेकिंग। अब उसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है वो सब हमारे मतलब का नहीं है। हमारे तो मतलब का क्या है कि अगर मोशन हो रहा है तो हीट की वजह से उसका मोशन, उसकी काइनेटिक एनर्जी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी हीट में डिस्ट्रॉय हो रही है, तो उसका मोशन रुक रहा है। तो देखो ट्रेन में ब्रेकिंग, मिला या नहीं मिला? फिर एक आपके जो घरों के अंदर मीटर लगे हुए होते हैं, उसके अंदर भी यूज होता है। कितने? 3 यूज है, 4 यूज है? 4 यूज है। एक और कौन सा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग में क्या है? हाँ गैल्वेनोमीटर। देखो ध्यान से, गैल्वेनोमीटर का और हमारे घर के मीटर का। गैल्वेनोमीटर का भी देखा है स्कूल में किसी ने एक्सपेरिमेंट किया है? तो गैल्वेनोमीटर का कांटा कैसा होता है? छुई हुई, हाथ लगाओ डर जाएगा, है ना? उस टाइप का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना? तो गैल्वेनोमीटर थोड़ा सा करंट जाएगा, थोड़ा ज्यादा करंट जाएगा, है ना? ऐसे ही होता है, देखा है नहीं देखा है? तो मैं क्या चाहता हूँ यहाँ पर
हल्के से करंट पे ये बहुत धीमे धीमे करके रुकता है। हाँ यार, क्योंकि आज अभी मैं मूविंग ऑयल गैल्वेनोमीटर पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर स्प्रिंग लगी हुई होगी, तो वो रीस्टोरिंग वापस से टॉर्क गिरी होगी, स्प्रिंग में खिंचाव आएगा। एक स्प्रिंग से अगर एक ब्लॉक लटका हुआ होता है, मैं उसको अगर हल्का सा खींच के छोड़ूंगा तो वो धीरे धीरे करके रुकता है। हाँ यार, सिमिलरली स्प्रिंग से कांटा जुड़ा हुआ है, इधर जाएगा इधर जाएगा, धीरे धीरे करके रुकेगा। मैं क्या चाहता हूँ कि कांटा जल्द से जल्द रुक जाए, तो यहाँ पर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग का यूज़ करता हूँ। ये कांटा एक दो बार में फट जल्दी से रुक गया, तो ये गैल्वेनोमीटर के अंदर एक इसका सदुपयोग हो गया। कोई भी चीज़ का मोशन हो रहा है, मैं उसको रोकना चाहता हूँ, डैम्पिंग एडी करंट। हमारे घर के अंदर मैंने मान लो अभी एसी का खटका चालू किया, पहले मीटर रुका हुआ है, घर बंद है, मैंने घर खोला, एसी चालू किया। एसी चालू करते ही वो मीटर आगे बढ़ने लग गया, मीटर घूमने लग गया, मीटर घूमने लग गया, मीटर घूमने लग गया। मेरे को लगी ठंड, मैंने एसी बंद किया, मैंने इस पॉइंट पर एसी बंद किया है, लेकिन मीटर तो कहीं यहाँ जाके रुका, क्योंकि ये तो घूम रहा था, ये तो घूम रहा था। तो मैंने यहाँ पर एसी बंद कर दिया, मतलब बिजली यूज करनी मैंने बंद कर दी, लेकिन मीटर यहाँ पर हुआ। मतलब जब भी मैं एक बार एसी चला के बंद करता हूँ तो ये लेटेस्ट से 5% एक्स्ट्रा नोट करता है। आज समझ में आ रही है? यहीं भी रुक जाना चाहिए था, यहाँ से आगे गया। मान लो मैंने 100 रुपए का एसी चलाया है, लेकिन 100 पे तो यहाँ पर मैंने बंद कर दिया, लेकिन मीटर ने तो बोला कि नहीं यहाँ पर बंद हुआ है, क्योंकि जब तक ये मीटर चलते रहेगा, जो मीटर की रीडिंग नोट करने वाला आता है वो तो बस नंबर नोट करता है। हाँ यार, तो ये मैंने 100 रुपए का एसी चलाया और 5 रुपए एक्स्ट्रा दिए। हाँ यार, हर बार लाइट चालू करी, मीटर चल रहा है, मीटर चल रहा है, लाइट तो मैंने बंद कर दी, लेकिन रुका यहाँ पर, ये लो भाई 1 रुपये ज्यादा दिया। जैसे कितनी बार मैंने 1-1 रुपये 5-5 रुपये ज्यादा दिए, 50 बार, 100 बार। हमारा बिल आया 2000 का, उसमें से मैंने बिजली तो यूज करी है 1500 की, तो 500 रुपये क्यों ज्यादा दूंगा मैं? बात समझ में आ रही? तो यहाँ पर भी क्या कैसे है, ये जो मोशन है उस मोशन को रोकना है। तो जैसे ही बिजली का यूज करना बंद होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग का फिनोमेना आता है, और जो पहले 5 रुपये ज्यादा दे रहा था, अब मैं 1 रुपये ज्यादा दे रहा हूँ, अभी ये फट से रुक जाएगा। बात समझ आई? हाँ, ये देखो ये सब लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लो एडी करंट में। कुछ डाउट हो, कुछ लाइन समझ नहीं आई हो तो पूछ लो। ये होती है कहानी एडी करंट की। आप लोग को रटनी पड़ेगी, हाँ रटनी पड़ेगी, क्योंकि नीट के अंदर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। एडी करंट हो गया हो तो आगे बढ़ सकते हैं अपन। आप जब बोलोगे तब आगे बढ़ जाऊंगा। कोई चीज समझ नहीं आई पर्टिकुलर तो पूछ लो। इजी। नेक्स्ट क्या है इसकी जस्ट इजी कौन सा है ये? ट्रांसफॉर्मर पे आ जाते हैं आगे। ट्रांसफॉर्मर लिखा हुआ है ना, तो 2 पन्ने पलटो, एसी जनरेटर आ गए। तो ट्रांसफॉर्मर तो लास्ट में है, एसी में, ये के बाद एसी में है। ये लोग ट्रांसफॉर्मर समझ लेते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पर 2 कॉइल ऑन टॉप ऑफ ईच अदर एंड 2 कॉइल। पेज नंबर 260, पेज नंबर 260 खोल लिया। तो देखो ये ट्रांसफॉर्मर जो है उसके अंदर ये 2 अलग अलग ट्रांसफॉर्मर दिए हुए हैं। पहला वाला ट्रांसफॉर्मर कैसा है, जिसमें कॉइल एक के ऊपर एक लपटी हुई और एक और के अंदर अलग अलग तरीके से लपटी हुई है। बात समझ आई? हाँ है। तो बताओ पहले वाले के अंदर म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा पिक्चर में? पहले वाले में क्या म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा पिक्चर में? हाँ। दूसरे वाले में क्या म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा पिक्चर में? नहीं। तो दोनों ही तरीके से हम स्टेप अप एंड स्टेप डाउन का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, इधर ध्यान दो। अगर एनसीईआरटी से समझ रहे हो तो सबके पास में एनसीईआरटी खोलेगी। तो देखो ध्यान दो, मैंने प्राइमरी में अगर कुछ चेंज किया, दोनों लूप में देखो, अगर मैं प्राइमरी में कुछ करंट को बदलता हूँ, प्राइमरी से लिंक्ड फ्लक्स बदलता हूँ, तो क्या सेकेंडरी में कोई ईएमएफ इंड्यूस होएगा? एंड व्हाट इज फ्लक्स? व्हाट इज फ्लक्स? काउंट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो मैंने यहाँ पर दोनों जगह सॉफ्ट कोर
आयरन मटेरियल यूज किया है। बताओ मेरे को सॉफ्ट आयरन किसका एग्जांपल होता है? सॉफ्ट आयरन किसका एग्जांपल होता है? कौन सा फेरो? सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। याद करो सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कौन से थे? जो अपने अंदर सारे डोमेन्स इधर आ गए, सॉफ्ट होगा तो वापस से ऐसे हो जाएंगे, जिनकी रिटेंटिविटी लो होती है। हाँ याद आया, भूल गए भाई। सॉफ्ट आयरन तो कौन से ऐसे गए, मैग्नेटिक फील्ड बंद करी, वापस से ऐसे हो गए। हार्ड कौन से होते थे? जो हार्ड थे, सख्त थे, पिघलते नहीं थे। समझ गए नहीं समझ गए? ऐसे कैसे रहते थे? तो हार्ड फेरोमैग्नेटिक वो होते हैं जो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को रिटेन कर लेते हैं। सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक कौन से होते हैं? जब इधर की तरफ है तो इधर हो गए, इधर की तरफ है तो इधर हो गए। हाँ या ना? तो देखो ध्यान से, सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होने से फायदा क्या हुआ? अगर मैं प्राइमरी में कुछ चेंज करूंगा तो सारे के सारे डाइपोल मान लो राइट के डायरेक्शन में आएंगे। अब सेकेंडरी में कुछ करूंगा, सारे के सारे लेफ्ट में कुछ हो गए और कोई करंट नहीं आया तो सारे वापस से ओरिजिनल हो गए। लेकिन सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं वो क्या करते हैं? अपने अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर लेते हैं। हाँ या ना? तो याद करो, अगर आपको थोड़ा बहुत डायमैग्नेटिक की कहानी याद है, डायमैग्नेटिक याद करो, ऐसे होते थे कि ये डायमैग्नेटिक हुए तो इससे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूर भग गई। याद आया? नहीं याद आया? याद आया? अगर डाई के बाद में कौन सा थे? पैरा थे। तो पैरा में तो क्या बोलते थे अपन? वीकली अट्रैक्टेड। और पैरा के बाद में फेरो में अपन क्या करते थे? फेरो में तो अपन क्या करते थे? समझ रहे हैं नहीं समझ रहे? ऐसी अभी तो यहाँ पर फिर भी कुछ ऐसे बाहर जा रही होगी, बाहर वाली को भी अंदर खींच लेगा। मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ, जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो मटेरियल के अंदर ही रहेगी। जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो मटेरियल के अंदर ही रहेगी। हाँ ये पॉइंट समझ आया नहीं आया? तो देखो ध्यान से, फ्लक्स लिंक क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ लाइंस। तो यहाँ से जो भी लाइन है वो बाहर निकल रही होगी, घूम के वापस इधर आ जाएगी। देखो ध्यान से, इधर जो भी लाइन है यहाँ प्राइमरी से निकल रही होगी वो सारी की सारी इस मटेरियल के अंदर रहेगी। मतलब फ्लक्स दोनों से बराबर होगा। हाँ या ना? मतलब देखो दोनों का d∅/dt सेम लिखा हुआ है। तो प्राइमरी के अंदर क्या हो जाएगा? प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स इनटू d∅/dt। सेकेंडरी में क्या हो जाएगा? सेकेंडरी में टर्न इनटू d∅/dt। तो देखो E1/E2 बराबर N1/N2। तो क्या मैं नंबर ऑफ टर्न्स को वेरी करके E1 और E2 को कर सकता हूँ? हाँ या ना? बात समझ आई है नहीं आई? सॉफ्ट से क्या होगा? सारी की सारी लाइन से वही रहेगी। E1 बराबर N1 d∅/dt, E2 बराबर N2 d∅/dt। ये चीज समझ आई या नहीं आई? आ गया? अब दोनों को डिवाइड कर दो, E1/E2 बराबर N1/N2। अब मैं मान लेता हूँ ये मेरा प्राइमरी है, ये मैंने मान लिया ये क्या है? प्राइमरी। तो ये क्या होगा? सेकेंडरी। अब बताओ मेरे को, हमारा जो चार्जर होता है मोबाइल का, उसमें कितना वोल्टेज लिखा हुआ होता है? कभी नहीं देखा? 5 वोल्ट, 10 वोल्ट। मतलब बिजली विभाग कितना दे रहा है? 220 वोल्ट। बट हमारे मोबाइल को कितना चाहिए? 5 वोल्ट। हाँ या ना? तो प्राइमरी के कॉरस्पॉन्डिंग जो वाइंडिंग्स होती है, बोले तो हमारे बिजली का जो मीटर लगा हुआ है उसमें जो वाइंडिंग्स हो रखी है कॉइल की, उसके नंबर ऑफ टर्न्स फिक्स होते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ या ना? जो बिजली विभाग मीटर लगाता है सब जगह पे उसका मीटर फिक्स होता है, ये मेरे को पता है। मैं मान लेता हूँ भाई ये वाली वैल्यू कितनी है? मेरे को 1000 टर्न्स वाली वैल्यू, फाइन। और यहाँ पर कितना 220 वोल्ट का झटका आ रहा है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कॉरस्पॉन्डिंग ये जो मेरा चार्जर है उसके अंदर मेरे को कितने टर्न्स करने हैं मेरे को पता है। हाँ यार? तो मतलब अगर मैंने यहाँ पर इसके टर्न्स कॉरस्पॉन्डिंग कैलकुलेशन करी तो कितनी आई? मान लेता हूँ मैं इसको थोड़ा आसान भाषा में, इसको 200 वोल्ट बोल देता हूँ। तो बताओ मेरे को 200/5 कितना हुआ? हाँ 40 हुआ। और मैं मान लेता हूँ यहाँ पर ये मेरे को पता है 400 थे इसमें टर्न। तो यहाँ पर क्या मैं बोल सकता हूँ, मैं मेरे चार्जर के अंदर जो पर्टिकुलर डिवाइस जो मेरा चार्जर है मेरे को पता है वो 5 वोल्ट का है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग में 40 टर्न करूंगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ से मैंने जो 220 वोल्ट का करंट आ रहा था खटके के अंदर, उसमें पहले मैंने ये चार्जर लगाया, चार्जर के अंदर कितने टर्न्स थे? 40 थे। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरे को वोल्टेज कितना मिला? 5 वोल्ट का। तो क्या मैं बोल सकता हूँ दिस इज अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। मैंने मेरे हाई वोल्ट को लो वोल्ट में क्रिएट किया, दैट इज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो स्टेप अप कौन सा होगा? स्टेप अप कौन सा हो जाएगा? जिसके अंदर वोल्टेज ज्यादा चाहिए होगा।
तो यूजुअली जनरली घरों के अंदर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का ही रिक्वायरमेंट होता है। देखो ध्यान से, ये वाला जो चार्जर है, इस चार्जर के ऊपर ये देखो कितना लिखा हुआ है, ये 5 वोल्ट देखो दिखा, 5 वोल्ट 5,2.1 एम्पियर दिख गया। इसकी आंखों पे भरोसा करते हो, ठीक है ना? तो 5 वोल्ट यूजुअली इतना ही होता है। 5 वोल्ट ये हो गया। टीवी हो गया, वो कितना होता है, कुछ 30 वोल्ट हो गया, कुछ 40 वोल्ट हो गया, डिपेंडिंग अपॉन कैसा रिक्वायरमेंट है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, नंबर ऑफ टर्न्स को चेंज करके E2 को बदल सकता हूँ। ये मैंने चार्जर के अंदर कितने टर्न बनाऊं मैं? यहाँ पर मेरे को पता है ये 400 टर्न है, ठीक बात है। और यहाँ पर अगर 40 टर्न मैंने लगा दिए तो मेरे को ये पता है कि मैंने प्राइमरी में तो 400 टर्न है और प्राइमरी में कितना है, 200 वोल्ट है। बट मेरे को तो यहाँ पर सेकेंडरी में 5 वोल्ट की रिक्वायरमेंट है, तो मैं यहाँ पर कितने टर्न करूंगा, 40 टर्न ही करूंगा। अरे नहीं 40 नहीं, 30 कर दूंगा, मतलब समझ रहे या नहीं समझ रहे हो? 20 बन जा 20 जा 5 बन जा 10। अरे हाँ तो ये लो भाई 10 समझ गए, भावनाओं को समझो, समझे नहीं समझे? 5 40 10 हो गए, समझ गए? हाँ यार ये कहना था, समझ गए? तो यहाँ पर तो मैं जो ये मेरा चार्जर है, मेरे को ये पता है कि मेरे को 5 वोल्ट का करना है, तो मैंने अंदर यहाँ पर 10 टर्न दी। अगर 5 की बजाय मान लो मेरे को उस चार्जर को 10 वोल्ट का करना है, तो मैं और ज़्यादा टर्न दे दूँगा, कॉरस्पॉन्डिंगली कम टर्न दे दूँगा, जो भी करना है। समझ गए मेरी बात को, हाँ या ना? तो जब प्राइमरी का वोल्टेज ज़्यादा होता है, सेकेंडरी तो स्टेप डाउन, उल्टा हो जाता है तो स्टेप अप। समझ गए कि भाई प्राइमरी में मेरे को वोल्टेज कितना मिल रहा है, 50 वोल्ट का, मैंने उसको स्टेप अप करके वोल्टेज बढ़ा दिया। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि अच्छा गजब छोटे वोल्टेज से बड़ा वोल्टेज बना सकते हैं। छोटे वोल्टेज से बड़ा वोल्टेज बना रहे हो तो नंबर ऑफ टर्न्स भी कॉरस्पॉन्डिंगली इंक्रीज होते हैं, तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है, तो करंट डिक्रीज हो जाता है। V बराबर IR, आपने V बढ़ा कर दिया तो यहाँ पर करंट कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा बढ़ जाएगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? समझ गए पक्की बात? तो ऑटोमेटिकली आप एनर्जी तो कंजर्व ही रहेगी, ऐसा नहीं है कि भाई ऐसा होता तो फिर मजा ही आ जाता है कि नहीं। तो दिस वाज योर ट्रांसफार्मर। अब ये देखो ट्रांसफार्मर के अंदर जो मेन बात होती है वो सॉफ्ट आयरन मटेरियल की होती है, जिससे d∅dt सेम हो जाता है, ये समझानी होती है। बाकी ये E1 बराबर E2 कैसे किया मैंने, सॉरी E1 अपॉन E2 बराबर N1 अपॉन N2 कैसे किया, दोनों को डिवाइड कर दिया, d∅dt सेम हो गया। समझ गए हाँ या ना? पक्का? रीड कर लो, कुछ डाउट तो पूछ लो। इसमें लाइन लिखिए बट EP is equals to VP, मतलब प्राइमरी में जो वोल्टेज क्या हुआ? But EP equal to VP, if this were not so, primary current would be infinite since the primary has zero resistance as assumed. If the secondary is an open circuit, the current taken is an 2 volt approximation. देखो यहाँ पर ये बोला हुआ है कि यहाँ पर कितने टर्न्स हैं, कम टर्न्स, यहाँ पर कितने टर्न्स हैं, ज़्यादा टर्न्स। दिख रहे हैं कम टर्न्स छोटा रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर क्या बोला हुआ है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस बहुत छोटा है, ना के बराबर है। अगर रेजिस्टेंस ना के बराबर है और मैं कुछ उसको EMF देता हूँ तो यहाँ पर करंट कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। क्या बोला हुआ है देखो यहाँ से, इधर द प्राइमरी करंट वुड बी इनफाइनाइट if this were not so, primary is zero as assumed. बट वास्तविकता में कुछ तो होता ही है, तो ले लेके इक्वेशन में यही आती है कि यहाँ पर अक्रॉस पोटेंशियल प्राइमरी सेकेंडरी एंड सो ऑन, बस ले लेके चीज तो यही। समझ गए? हाँ बोलो। कहाँ पर लिखा हुआ है बैक EMF? और ये बैक EMF बदलाओ
बैक ईएमएफ क्या होगा? किसी ने पीछे से कुछ एक्स्ट्रा ईएमएफ दे दिया है, तो यहाँ पर पिक्चर में आ जाता है म्यूचुअल इंडक्टेंस इसका और सेल्फ इंडक्टेंस इसका। मैं कुछ चेंज कर रहा हूँ और अगर ऐसे रखा हुआ है, मैंने पहले ए के जैसे रखा हुआ है, तो क्या प्राइमरी में चेंज होगा, सेकेंडरी में चेंज आएगा? तो बैक ईएमएफ ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स आल्सो इंड्यूसेस एन ईएमएफ और बैक ईएमएफ इन द प्राइमरी। दिस इज, बताओ मेरे को, अगर मैं यहाँ पर बैक ईएमएफ इज नथिंग बट क्या कहते हैं, जो उसका खुद का ईएमएफ इंड्यूस है। अगर मैं प्राइमरी के अंदर कुछ करंट चेंज करूंगा, प्राइमरी के अंदर अगर मैं कुछ करंट चेंज करूंगा, तो क्या इससे लिंक कुछ फ्लक्स चेंज होगा? हाँ, उस फ्लक्स की वजह से, चेंज की वजह से कुछ ईएमएफ आएगा। हाँ, वही तो ईएमएफ है, ईएस, ईपी। बस ईएमएफ, उसका नाम बैक ईएमएफ बोल दिया है कि भाई अगर मैं प्राइमरी के अंदर कुछ फ्लक्स इंड्यूस कर रहा हूँ, तो उसकी वजह से वो फील्ड लाइंस घूम के इधर भी तो जा रही है, क्योंकि मैंने सॉफ्ट आयरन मटेरियल लगाया हुआ है। तो प्राइमरी में कुछ चेंज कर रहा हूँ तो सारी की सारी फील्ड लाइंस इधर आई, तो यहाँ पर भी वो का वो फ्लक्स इंड्यूस हुआ, तो उसकी वजह से यहाँ पर एक ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ। वो कौन सा ईएमएफ बोल रहा है? बैक ईएमएफ। समझ गए? ईएस इज बैक ईएमएफ, वही लिखा हुआ है, नहीं समझे? बस कहानी यही है, प्राइमरी सेकेंडरी सॉफ्ट, मतलब सारी की सारी फील्ड लाइंस यहीं से ही जाएगी। अब यहाँ पर अगर मैं कुछ चेंज करता हूँ, क्योंकि प्राइमरी के अंदर 220 वोल्ट तो मेरे को लगातार मिले जा रहा है, मेरे को तो सेकेंडरी के अंदर ऊपर या नीचे करके सेकेंडरी सर्किट का वोल्टेज वेरी करवाना है, क्योंकि यूज तो मैं सेकेंडरी सर्किट ही कर रहा हूँ। या तो हमारा चार्जर हो गया, या फिर आयरन हो गई, या फिर सैंडविच मेकर हो गया, कुछ भी हो गया। बात समझ में आई? तो फॉर्मूला कौन सा आपको याद होना चाहिए? ये वाला जो लिखा हुआ है, E1/E2 बराबर N1/N2। अब भी पढ़ लो, फिर भी कुछ नहीं आया। डन। अब ये सब पॉइंट जो है, ये सब याद कर लेना, क्या कहते हैं, फ्लक्स लीकेज, कुछ फील्ड लाइन बाहर निकल गई और फलाना। अगला क्या है? एसी जनरेटर। पन्ने पलटो, पीछे आओ, पेज नंबर 225, पेज नंबर 225 पे आ जाओ। ये घर पे पढ़ लेना, ये फ्लक्स लीकेज और ये सब जो है याद करना है आपको। ये न्यूमेरिकल जो बनेगा वो यहाँ से बनेगा, E1/E2 बराबर N1/N2। फ्लक्स लीकेज, सॉरी, फ्लक्स लीकेज क्या है? एसी जनरेटर। एसी जनरेटर क्या होता है? जो एसी को जनरेट करे। समझ गए? कैसे? एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर। तो एसी जनरेटर क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मैंने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लगा दी अंदर की तरफ, मान लेता हूँ, और यहाँ पर मैंने एक ऐसा लूप लगा दिया। ये देखो ध्यान से, ये ऐसा लूप है, ठीक बात है। अब अगर इस लूप के अंदर मैं करंट आई फ्लो करूँगा, नहीं सॉरी, इस लूप को अगर मैं इसके अबाउट ओमेगा से रोटेट करूँगा, तो ओमेगा से रोटेट करने के लिए तो कुछ ना कुछ मैकेनिकल एनर्जी लगेगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर के जैसी। हाँ यार, तो मैंने इसको रोटेट किया, तो जैसे ही बताओ मेरे को, शुरुआत में सारी की सारी फील्ड लाइंस इसके अंदर से जा रही थी। अब जैसे ही ये रोटेट होके ऐसे हुआ, तो इसमें से कितनी फील्ड लाइन जा रही है? 0। दिखा नहीं दिखा?
तो क्या मैं बोल सकता हूँ जैसे जैसे रोटेट हो रहा है फ्लक्स चेंज हो रहा है, यहाँ पर फ्लक्स मैक्सिमम, यहाँ पर फ्लक्स जीरो, फिर वापस से बढ़ने लग गया। तो अगर ये ओमेगा से घूम रहा है तो फ्लक्स लिंक क्या हो जाएगा, बी ए कॉस ओमेगा टी। हाँ या ना? तो फ्लक्स टाइम के साथ भी चेंज हो रहा है, हाँ हो रहा है। EMF reduce will be equal to what? माइनस डी फाई बाई डी टी। अब बोलेंगे कि यहाँ पर ऐसे एक नहीं, मैंने यहाँ पर ये तार लिया, एक टर्न, वापस से एक तार लिया, एक और टर्न, एक और टर्न, एक और टर्न, और लास्ट में निकाल दिया। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? हाँ, मतलब एक तार की एंट्री ली, घुमाया और घुमाया और घुमाया और घुमाया और वापस से निकाल दिया। अब इस चीज को मैं ऐसे घुमा रहा हूँ, हाँ यार बात समझ आई? तो अगर एक टर्न है ऐसा, n टर्न है, तो n से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो n से मल्टीप्लाई कर दो, n टर्न है तो माइनस n डी फाई अपॉन डी टी, और आंसर क्या आएगा, माइनस n बी ए ओमेगा माइनस माइनस प्लस, कॉस का डेरिवेशन क्या होता है, माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस साइन ओमेगा टी। तो ईएमएफ इंड्यूस क्या आ जाएगा, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ईएमएफ विल बी इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। क्या ये एक ऑल्टरनेटिंग फंक्शन है? हाँ, साइन फंक्शन। तो मैंने क्या किया, एसी जनरेटर ने क्या किया, एक एसी सिग्नल को जनरेट किया, कैसे, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके। अब क्या मैं बोल सकता हूँ, ये घूम रहा होगा, यहाँ पर एक इंड्यूस ईएमएफ होगा, उसकी वजह से इंड्यूस करंट होगा, तो यहाँ पर बहुत सारे इंड्यूस करंट की वजह से बहुत सारे चार्जेस बार बार फ्लो हो रहे होंगे। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, यहाँ से ये फ्लो होके चार्जेस इधर से आएंगे, अगर उनको रास्ता प्रॉपर नहीं मिलेगा तो यहाँ पर वो सारे के सारे चार्ज क्या पता इकट्ठा हो जाए। क्यों? क्योंकि टर्न है ना, कंडक्टर है। तो यहाँ पर अगर बहुत सारे चार्जेस इकट्ठे हो गए हैं तो उनका कंटिन्यूस फ्लो बनाने के लिए मेरे को यहाँ पर एक ब्रश का यूज करता हूँ मैं। वो क्या करते हैं, वो चार्जेस को, एक्स्ट्रा चार्जेस को हटाते रहते हैं। देखो यहाँ पर आप कंस्ट्रक्शन में कुछ ब्रश ब्रश लिखा हुआ होता है, हाँ वो कार्बन ब्रश जो भी होता है, ठीक है ना, समझ गए? हाँ या ना? पढ़ लो एक बार ये भी, 15 मिनट तो जब लगते हैं जब आप लोग को भी रीड करने को टाइम दूँ मैं, बाकी अदरवाइज तो 5-5 मिनट के होते हैं छोटे टॉपिक, कर लो सबसे। कुछ और भी यूज हो सकता है, ऐसा नहीं है कार्बन ब्रश का यही यूज होता है, और भी हो सकता है कुछ जो है वो दिया हुआ याद कर लेना। क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर एक और चीज होती है स्प्लिट रिंग्स, वो क्या करती है? हाँ सॉरी जो भी है, देखो ये जो रिंग्स होती है वो क्या करती है, देखो इधर ध्यान दो, साइन फंक्शन एक साइकिल में पॉजिटिव होगा, एक साइकिल में नेगेटिव होगा। हाँ, तो ये दो टर्मिनल है, एक बात है, एक बार मेरे को यहाँ पर पॉजिटिव मिल रहा होगा, एक बार यहाँ पर नेगेटिव मिल रहा होगा, एक बार पॉजिटिव मिल रहा होगा, एक बार नेगेटिव मिल रहा होगा, फिर इधर पॉजिटिव फिर इधर नेगेटिव,
तो क्या मैं बोल सकता हूँ, मैं तो क्या चाहता हूँ मेरे को एक जगह लगातार पॉजिटिव मिलता रहे, एक जगह लगातार नेगेटिव मिलता रहे। हाँ यार, यही मेरा मेन उद्देश्य होता है। तो यहाँ पर ये तो रिंग्स होगी ना, ऐसे एक रिंग पे चलते रहती है चीजें बस, ताकि यहाँ पर मेरे को लगातार पॉजिटिव मिल रहा है। ऑल दो वो वेरी याद करो आप, रेक्टिफायर पढ़ते हो आगे जाके। रेक्टिफायर क्या करता है, एक एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। हाँ यार, तो मेरे को यहाँ पर जो सिग्नल मिल रहा है, मेरा फोन तो लगातार चार्ज होता है, ऐसा समझना मैं चार्जिंग लगाता हूँ, चार्ज हुआ, मैक्सिमम रेट चार्जिंग कम हुई 0, डिस्चार्ज हुआ, ऐसा तो नहीं होता ना, है ना, ऐसे ही होता है, कांस्टेंट करंट आ गया। तो यहाँ पर मेरे को वोल्टेज कैसा मिल रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव या पॉजिटिव नेगेटिव। मैं काम करता हूँ ना कि जब ये नेगेटिव मिल रहा है या फिर जब ये पॉजिटिव मिल रहा है, इसको घुमा के इधर ले आता हूँ, फिर वापस से इधर, फिर वापस से इधर, फिर वापस से इधर, ताकि मेरे को जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसके ऊपर सिर्फ पॉजिटिव ही मिलता रहे, जो नेगेटिव है उसके ऊपर सिर्फ नेगेटिव ही मिलता रहे। अब आगे जाके मैं कुछ फिल्टर लगा देता हूँ। रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो एसी सिग्नल क्या होता है, तो अब अगर मैंने इसको मान लो ये करने से मैंने अब कैसा कर दिया है, हाँ या ना, दिखा है नहीं दिखा, मतलब मैंने इसको एटलीस्ट यूनिडायरेक्शनल तो किया, एटलीस्ट अब इसका मैग्नीट्यूड ही चेंज हो रहा है सिर्फ और सिर्फ, डायरेक्शन तो एक ही है। और फिर फिल्टर लगाने से क्या होता है, कैपेसिटर लगा देते हैं, याद करो तो ऊपर का एनवलप पकड़ लेता है, अगर रेक्टिफायर किसी को याद हो तो। अगर नहीं याद है तो जब रेक्टिफायर पढ़ेंगे तब चीजें थोड़ी सी और ज्यादा क्लियर होगी। फाइन, तो मतलब इस एसी जनरेटर में सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज वो ऑल्टरनेटिंग होगा और ये प्रोड्यूस करना है ये। पेज नंबर 164। सर यूगोस्लेव इसको थोड़ी बोल रहे हैं इसी जनरेटर को। क्या बोल रहे हो, यूगोस्लेव टेस्ला है, तो कोई दूसरी मशीन है ना? हाँ, यूगो मेरे को नहीं पता भाई ये सब क्या बोल रहा है। एसी जनरेटर नहीं है ना? क्या मेरे को नहीं पता यूगो क्या है ये। यूगोस्लेव मेरे को यूगो पता है और स्लेव पता है, दोनों को जोड़ दो तो नहीं पता। यूगो वो हिंदी वाला हो गया, यूगो वाला वो पता है, और स्लेव मतलब निकोल टेस्ला ने की। बहुत कुछ करते रहते हैं लोग, मेरे को नहीं आइडिया। पेज नंबर 165 पे आ जाओ। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। यहाँ पर देखो मैं आपको सिर्फ इन सब में वो चीजें बता रहा हूँ जिसमें लॉजिक होता है, बाकी जो रटने वाला पोर्शन है वो आपको ही रटना है। मैं फिर ना कुछ बोलूंगा कि चलो मेरे पीछे पीछे रिपीट करो 4 लाइनें बार बार 4 बार, अब याद हो गया, ये नहीं कर सकता, ठीक है ना, वो आपको रटना है। एक ही चीज को 4 बार मैं नहीं बोलूंगा कि अब आपको ये भी याद होता है, आपको खुद को ही करना है, इससे बड़े हुआ। मैंने बता दिया आपको ये याद करना है कि जो ट्रांसफार्मर होता है उसके अंदर जो तकलीफें आती है वो 4 पीछे दे रखी है, कुछ फ्लक्स, लीकेज और एडी करंट और जो भी है वो आपको याद करनी है। सवाल आएगा, गारंटी नहीं है, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, बट नीट में प्रोबेबिलिटी आने की फिर भी होती है, जेई में तो बिल्कुल नहीं होती। और क्या कहते हैं, इन द कमिंग वीक मेरे को आपकी बैच में थोड़ी ज्यादा क्लासेस मिलेगी, तो अपन ऑप्टिक्स धड़ल्ले से निपटा लेंगे। क्या हो गया, क्या सोच रहे हो, कहाँ हो गए, यही हो पक्का, ठीक है। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में जो लॉजिक होता है, काम की चीज होती है कि वहां पर हर जगह तो अपन ऐसे बार मैग्नेट लगा रहे हैं कि यहाँ पर नॉर्थ और यहाँ पर साउथ, लेकिन अपन एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में कुछ इस तरीके का क्यों लगाते हैं, ये एक लॉजिक होता है, ये एक समझना होता है। तो देखो ध्यान से, इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में मेन उद्देश्य है टू क्रिएट रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्यों क्रिएट करते हैं और कैसे क्रिएट करते हैं उसको मेन समझना है। और उसके बाद में मैं जब
नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाता हूँ तो एक कुछ वोल्टेज सिलेक्टिविटी होती है और एक कुछ करंट सिलेक्टिविटी होती है, क्या चीज होती है क्या नहीं होती है, वो सब लॉजिकल चीजें हैं, वो सब समझने की कोशिश करो। तो देखो जैसे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में क्या करता हूँ मैं, मैग्नेट को इस तरीके से क्रिएट करता हूँ, यहाँ पर क्या लगा देता हूँ, यहाँ पर नॉर्थ और यहाँ पर क्या लगा देता हूँ साउथ। तो बताओ मेरे को नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएगी, कुछ इस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, हाँ या ना, ये चीज समझ आ रही है नहीं आ रही है, हाँ या मैंने क्या किया, जो ऐसा नॉर्थ पड़ा था पहले पूरा आइसक्रीम का एक स्कूप निकाल लिया, समझ गए, हाँ या ना। ऐसे तो अभी मैंने आपको साइक्लोट्रॉन में नहीं पढ़ाया ना, वो भी आज पढ़ा देंगे। आइसक्रीम से याद आया साइक्लोट्रॉन, क्योंकि साइक्लोट्रॉन में अपन बर्गर खाएंगे, बर्गर, ठीक है। देखो इधर ये क्या है, नॉर्थ से फील्ड लाइंस निकलती है, साउथ में फील्ड लाइन जाती है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ रेडियल डायरेक्शन क्या होता है, ये रेडियल डायरेक्शन होता है, दैट इज रेडियस कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बना ली है, ठीक बात है। क्यों बनाई है पता पड़ेगा। बीच में सॉफ्ट आयरन का एक गोला लिया मैंने। सॉफ्ट आयरन क्या करता है, जैसे ही एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मिलती है उसके सारे के सारे मैग्नेटिक डाइपोल्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होके मैग्नेटिक फील्ड को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। याद करो सॉफ्ट आयरन, याद आ गया ना। सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल दोस्त के भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जैसे ही डोमेन टूटेंगे सारे के सारे एक डायरेक्शन में अलाइन होंगे और मैग्नेटिक फील्ड को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देंगे। म्यू नॉट इनटू 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी इनटू ni होता था, याद करो। तो ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू फॉर अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज वेरी हाई, हेंस मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। देखो यहाँ पर क्या है, ये सॉफ्ट आयरन लगाया है और इसके ऊपर मैंने क्या किया है, ये सॉफ्ट आयरन लगा के इसके ऊपर मैंने बहुत सारे तार लपेट दिए। ये तार कौन सा है, ये वही तार है जो गैल्वेनोमीटर का एक कनेक्शन दे रहा है। तो जो सर्किट है उस सर्किट में मैं गैल्वेनोमीटर लगाता हूँ यहाँ पर ऐसे, इस तार से गैल्वेनोमीटर का ये तार जोड़ दिया, ये तार लेके आया और इस तार के ऊपर मैंने लपेटे दे दिए बहुत सारे। उसको लपेटे किसके ऊपर दिए हैं, वो सॉफ्ट आयरन के ऊपर, ठीक बात है। तो ये ऐसे लपेटे दिख रहे हैं आपको, बात समझ में आई। तो बताओ मेरे को ये लपेटे देने से फायदा क्या हुआ, एक लपेटा ऐसा, हाँ या ना, बताओ इसकी वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट किस तरफ होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन ये होगा, हाँ या बात समझ आई। और मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, तो क्या इस जैसे ही मैग्नेटिक मूवमेंट कब आएगा पिक्चर में, जब करंट आएगा इस तार में, और जैसे ही करंट आएगा तार में मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा, एक टॉर्क लगेगा, वो टॉर्क क्या होगा, m क्रॉस b। तो m और b के बीच में एंगल क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने का मेन तात्पर्य क्या था, ये जो यहाँ पर ये जो एंगल है वो 90 हो जाए। बात समझ आई, हाँ या ना। अब मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा, बाद में लिख लेना आराम से, बाद में लिख लेना, सब लिखा हुआ भी है एनसीईआरटी के अंदर। मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, I इंटू ए। अगर मान लो इसके अंदर कितने टर्न्स हैं, कोई बोलेगा कि क्या ऐसा ही टर्न है, मैं बोलूंगा नहीं ऐसा भी टर्न है। अब ऐसा टर्न है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, ऐसे। तो देखो ये मैग्नेटिक मूवमेंट ये और मैग्नेटिक फील्ड ये, तो m क्रॉस b देख रहे हो। चाहे कैसे भी तार लपेट दूं मैं, हर एक के कॉरेस्पॉन्डिंग रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बैठी है जो उसको मैक्सिमम टॉर्क दे रही होगी, हाँ या ना। अब आप बोलोगे कि ये तो मैक्सिमम टॉर्क दे रही है, बाकी सब कुछ टॉर्क दे रहे होंगे, हाँ दे रहे होंगे, लेकिन मैक्सिमम टॉर्क ही तो मतलब होगा। जैसे एक बॉडी है उसके ऊपर बहुत सारे टॉर्क लग रहे हैं, तो सबसे ज्यादा रोटेशन जिस टॉर्क की वजह से होगा वो मैक्सिमम वाला टॉर्क ही होगा, जिसको ज्यादा रोटेट दे रहा होगा, हाँ या ना। तो टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, अगर n टर्न है NIAB sin 90 sin 91 NIAB, तो क्या मैं बोल सकता हूँ जो टॉर्क मिलेगा वो करंट के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया। बताओ एक गैल्वेनोमीटर में छोटा सा करंट भी आता है तो वो निडल में बहुत ज्यादा टॉर्क आता है, और फिर आगे जाके ये जो तार होगा ना ये ऐसे लगा हुआ होगा, अगर इस ये तार आगे इसके कनेक्टेड है, अगर ये इस साथ साथ घूमेगा ये टॉर्क की वजह से, तो अगर इसके ऊपर टॉर्क लेफ्ट डायरेक्शन में होगा तो ये लेफ्ट की तरफ घूमेगा, अगर राइट डायरेक्शन में होगा तो राइट की तरफ घूमेगा। तो गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, बहुत छोटा सा करंट मेजर करता है, टॉर्क बहुत अच्छा खासा होता है, तभी तो कोई चीज 30 डिग्री तक डिफ्लेक्ट होगी। अगर टॉर्क अच्छा नहीं होगा तो 30 डिग्री तक कैसे डिफ्लेक्ट करोगे, इसको मतलब LHS इज वेरी हाई, I is very small, but B is again very high ना। तो सॉफ्ट आयरन का यूज क्या है,
कि अगर करंट इस तरफ है तो सारे के सारे डाइपोल इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड दे देंगे, अगर करंट इस तरफ है तो सारे के सारे डाइपोल इस डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। तो इसीलिए गैल्वेनोमीटर डायरेक्शन बताता है लेफ्ट या राइट। और बहुत छोटे से करंट में भी मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा हाई क्रिएट हो जाती है, हेंस टॉर्क जीरो, हेंस टॉर्क नॉन जीरो। और ये जो रीस्टोरिंग टॉर्क होता है वो आगे जाके स्प्रिंग से लगा हुआ होता है। ये तो करंट की वजह से एक टॉर्क मिला और नीचे एक स्प्रिंग लगी हुई होती है। क्या मैं बोल सकता हूँ जितना ज्यादा ये घूमेगा स्प्रिंग के अंदर उतना ज्यादा डिस्टॉर्शन आएगा। तो दिस टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू द k इनटू थीटा। k क्या है? स्प्रिंग का वो कांस्टेंट। तो सब फिक्स होता है। जब करंट 0.001 हो तो 5 डिग्री जाना, 0.002 है तो 10 डिग्री जाना, क्योंकि जब 0.002 एम्पियर का करंट आएगा तो ये कितना टॉर्क प्रोवाइड करेगा ताकि इतना जाए और यहाँ पर आगे रीस्टोरिंग टॉर्क इसको रोक दे। तो सब कैलिब्रेशन हुआ होता है। कैलिब्रेशन मतलब समझते हो नहीं समझते हो कि चीजें कैलिब्रेट हुई हुई होती है। आपको थर्मामीटर के अंदर वो ऑलरेडी पहले कैलिब्रेट हुआ होता है। जो उसमें मरकरी होती है वो उतनी सीमित होती है कि अगर इतना टेम्परेचर हो तो वो इतना ज्यादा आगे तक बढ़े, ये कैलिब्रेशन होता है। मरकरी के अंदर क्या होता है? एक्सपेंशन। हर चीज गर्म करने पे एक्सपैंड होती है। तो वो जो उसके अंदर पारा होता है छोटा सा, अगर मैं उसको जीभ के नीचे रखता हूँ तो हमारे शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो क्या कर रहा है? एक तरीके से हमारे कोई डिजिटल नहीं होता है कि भाई टेम्परेचर उसके अंदर डिजिटली आ जाता है। नहीं, डिजिटल कुछ नहीं होता, सब मैनुअल होता है। उसके अंदर ऑलरेडी सब चीजें कैलिब्रेट होती है कि भाई गर्म करने से वो पारा बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। तो पहले से लिखा हुआ होता है कि यहाँ से 2 डिग्री और ऊपर जाएगा तो ये इतना 3 सेंटीमीटर तक आगे बढ़ जाना चाहिए। तो ऑटोमेटिकली उतना बढ़ जाता है। और वहाँ पर नीचे एक स्केल लगी हुई होती है 98.4, 98.8, 99, 100 एंड सो ऑन। इस तरीके से तो यहाँ पर भी क्या मैं बोल सकता हूँ जितना ज्यादा करंट उतना टॉर्क, एंड ऑटोमेटिकली उतना ज्यादा जाएगा। और यहाँ पर रीडिंग लगी हुई होती है। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या आया? NIAB। और K थीटा बराबर NIAB। ये बात समझ आई? आया। तो थीटा अपॉन आई, थीटा अपॉन आई इसका फॉर्मूला क्या है? NAB अपॉन K। इसको बोलते हैं अपन करंट सेलेक्टिविटी। देखो थीटा अपॉन आई इज डिफाइंड एज क्या, सॉरी सेलेक्टिविटी बोल रहे हैं, सेंसिटिविटी बोल दो, करंट सेंसिटिविटी। तो ये क्या बता रहे हैं? ये वाली वैल्यू अगर बहुत ज्यादा हो गई, थीटा इक्वल टू बहुत बड़ी वैल्यू इनटू छोटा सा करंट आया, मतलब ये वाली वैल्यू ऑलरेडी बहुत बड़ी है, ये वाली वैल्यू बहुत बड़ी है। और देखो सोच के देखो, बी तो बड़ा ही है, नंबर ऑफ टर्न भी बहुत सारे हैं, एरिया भी कुछ तो है ही, ये वाली वैल्यू बड़ी है, नजर आ रही है। तो बहुत छोटे से करंट में भी थीटा बहुत बड़ा हो जाएगा। बात समझ आई? नहीं आई? हाँ या ना? मतलब बहुत छोटे से करंट में भी बहुत ज्यादा। तो ये वाली वैल्यू क्या होगी? करंट सेंसिटिविटी जितना ज्यादा होगा ये, उतने छोटे करंट पे मेरे को थीटा मिल जाएगा। दैट इज माय करंट सेंसिटिविटी। कि बहुत छोटा सा भी करंट होगा तो ये थीटा सेंस कर लेगा। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे? पक्का? सिमिलरली थीटा अपॉन बी, ये क्या होता है? वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर I into R, NAB अपॉन K into R, ऐसे लिख दूंगा इसको। हाँ, तो बताओ मेरे को नंबर ऑफ टर्न्स डबल करने से क्या होगा? नंबर ऑफ टर्न्स डबल करने से ये डबल हो जाएगी करंट सेंसिटिविटी, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स डबल करने से रेजिस्टेंस भी तो डबल हो जाएगा। ये भी डबल हुआ, ये भी डबल हुआ, मतलब वोल्टेज सेंसिटिविटी चेंज नहीं हुई, करंट सेंसिटिविटी चेंज हो। बात समझ आई या नहीं आई? बस ये सब लिखा हुआ है कि ऑन डबलिंग द नंबर ऑफ टर्न्स करंट सेंसिटिविटी बिकम्स डबल बट वोल्टेज सेंसिटिविटी रिमेन्स अनचेंज्ड। देखो पढ़ लो एक बार, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है मैंने सब कुछ, और फिर एनसीईआरटी में दिया हुआ है गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट कैसे करें वो ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। पढ़ लो एक बार मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर भी, उसके बाद साइक्लोट्रॉन देख लेंगे।
साइक्लोट्रॉन पे आ जाओ। सबके एक सिंगल सिंगल फॉर्मूले मालूम होने चाहिए आपको। ये किसका एरिया है यहाँ पे? इस जो लूप बनाया, ये जो मैंने ऐसे लूप बनाया ना, उसकी जो भी रेडियस है इनटू पाई आर स्क्वायर, वो वाला है ना। मैग्नेटिक मोमेंट मालूम क्या करेंगे? इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या बनेगा? इसमें करंट आई इनटू ये वाला एरिया, और ये बी क्या है? यहाँ पर अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है, क्या वो मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इस नॉर्थ और साउथ की वजह से है? नहीं, इसकी वजह से प्लस ये सॉफ्ट आयरन मटेरियल है उसकी वजह से भी। म्यू नॉट इनटू म्यू आर इनटू एन आई। अब ये समझ आया ना कि वोल्टेज सेलेक्टिविटी में तो ऊपर एन था और नीचे रेजिस्टेंस था, तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा है तो रेजिस्टेंस भी तो बढ़ गया। रो एल अपॉन ए, एरिया उतना ही है तार का, रो उतना ही है, लेकिन लेंथ भी जो डबल कर दी, नंबर ऑफ टर्न्स डबल करने के लिए लेंथ डबल हो गई, रेजिस्टेंस भी डबल हो गया। चलिए लास्ट इज साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन इज अ डिवाइस क्या टू प्रोड्यूस। मैं चाहता हूं कि मेरे को एक इलेक्ट्रॉन मिले जिसकी रफ्तार कितनी है? बहुत ज्यादा। कितनी ज्यादा? फ्यू थाउजेंड्स मीटर पर सेकेंड। मेरे को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए जिसकी रफ्तार कितनी हो? 1000 मीटर पर सेकेंड। 1 किलोमीटर पर सेकेंड बोले तो 1 किलोमीटर 1 सेकंड में चले जाए, इतना तेज। कैसे क्रिएट करेंगे? साइक्लोट्रॉन। समझ रहे हो? तो साइक्लोट्रॉन इज अ डिवाइस यूज्ड टू क्रिएट हाईली एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल और हाईली वेलोसिटी एक्वायरिंग चार्ज पार्टिकल। साइक्लोट्रॉन निकाल लो, इसके अंदर एनसीईआरटी में पेज नंबर पे है। कौन से पेज पे? देखो, ढूंढो। मिल जाएगा, आसपास ही है कहीं पे। हाँ देखो, ये रहा पेज नंबर बोलो। 141 पे आ जाओ। साइक्लोट्रॉन। और हाँ, मैग्नेटिज्म कल समझ तो आया सबको? अरे हाँ सॉरी, ग्रेविटेशन का समझता है सबको? अब आप क्या करना, क्वेश्चन बैंक कर लेना, सिंगल करके अपनी क्लास में डिस्कस कर लेंगे। जो भी आपके डाउट्स हैं अलग से ही पूछ लेना। सिर्फ वो डाउट्स के लिए क्या कहते हैं, कल या परसों दिन में क्लास कराएंगे, आप घर से लेना, आपको क्लास में बता दूँ। ठीक है? उनकी लगाऊंगा एक्स्ट्रा क्लास, तो क्या कहते हैं, उनके जो भी डाउट्स होंगे क्लास में बता दूंगा। आप चाहो तो रुकना, आप चाहो तो अलग से पूछ सकते हो। क्योंकि बहुत सारे बच्चे आए थे, बोले सर हमको तो 4 सवाल नहीं आया, अभी बता दो। मैंने उनको भी बता दिया। क्यों उनका क्या कहते हैं दिन खराब करूँ? क्योंकि 1:30 से 3:30 बजे तक वो 4 सवालों के लिए रुकेंगे ना, तो उनका पूरा शाम को 7 बजे तक का कार्यक्रम खराब होएगा। तो ठीक है, अभी बता दिए। 1:30 बजे घर जाएंगे, 2 बजे तक सो के उठ के 2 से लेकर 7 बजे तक एक सिटिंग दे लेंगे ना अच्छी। इसलिए तो आप लोग घर पे जाओ, जो कर रहे हो करो। आप 5 जने हो, सुनिधि छठी हो गई। आपके जो भी डाउट है अलग से पूछना, क्लास में बता दूंगा, कोई टाइम नहीं लगेगा। 40 सवाल, और इसी बहाने पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए करके रख लो, डिस्कशन हो जाएगा। ईएमआई की भी शीट पूरी कर लो, पूरा डिस्कस नहीं हुआ है, कुछ बाकी है। कुछ 40 या 50 तक की डिस्कस में उसके आगे कर लेंगे। करके रखो आप। हाँ, साइक्लोट्रॉन में क्या करते हैं? मैकडॉनल्ड्स का बर्गर, नीचे बन, ऊपर भी बन, बीच में आलू टिक्की। यही होता है मेन बर्गर का कॉम्बिनेशन। आया बर्गर का कॉम्बिनेशन, ठीक है ना? सबने खाया है नहीं खाया? नहीं, आज तक कभी जीवन में बर्गर नहीं खाया? सीरियसली? सच में? ठीक है, ओके। कैसा होता है बर्गर? नीचे ब्रेड, ऊपर आलू टिक्की, वो भी गोल। ऊपर ऐसे कुछ क्या कहते हैं, ये गोल टाइप का देखा हुआ था ही ना? तो उसको बीच में से काट दो, उसको बीच में से काट दो। वो जो 2 आलू टिक्की है वो डी शेप की बन जाएगी। हाँ, वो 2 आलू टिक्की डी शेप की है। ये देखो यार, ये वो आलू टिक्की है। हाँ, तो ऐसे कोई बहुत शानदार भी नहीं होता है। मेरे को तो खुद को बर्गर बेकार ही लगता है। नॉट अ फैन ऑफ फास्ट फूड। नो बर्गर, नो पिज्जा, दाल मखनी, रोटी, एनी डे एनी टाइम चलेगा। पिज्जा, अभी कुंभलगढ़ गया था, वहां पर एक अनलिमिटेड पिज्जा वाला ले लिया था। क्यों ले रहे हो मेरे लिए? बात ही नहीं है। एनीवेज,
कभी भी जीवन में अनलिमिटेड वाली चीजें नहीं खानी चाहिए, रिग्रेट के साथ में बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो देखो ये क्या है, दो मेटल के डीज है, आलू टिक्की मेटल वाली, ठीक है ना, मेटल की क्या है, डीज है। इसके ऊपर वो जो बर्गर की एक ब्रेड थी वो एक नॉर्थ पोल है, और जो पीछे वाला बर्गर का है वो कौन सा साउथ पोल है। समझ गए? तो बताओ मेरे को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होगी? इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। हाँ या ना, बात समझ आई या नहीं आई? ऐसी मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये जो मेटल के जो दो डीज हैं, मैंने इनके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया। ठीक है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये वाला कुछ पॉजिटिव हो गया, ये वाला कुछ नेगेटिव हो गया, और यहाँ पर मैं एक इलेक्ट्रॉन को, मेरे को आखिरकार क्या चाहिए, हाईली स्पीडिंग अप इलेक्ट्रॉन्स। तो बताओ मेरे को ये जो इलेक्ट्रॉन है ये पॉजिटिव प्लेट है, तो इस इलेक्ट्रॉन को मैंने यहाँ रख दिया। तो बताओ यहाँ पर ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, ये वाला डिस्टेंस अगर दे रखा है आपको स्मॉल डी, तो बताओ मेरे को यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी वैल्यू किसके बराबर है, V/d। हाँ या ना? अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की बदौलत इस इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, एक्सेलरेशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो यहाँ पर ये पॉजिटिव है और यहाँ पर ये नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट की तरफ, तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लेफ्ट की तरफ। कितने का फोर्स होगा, E इंटू ई। अब ये E इंटू ई के फोर्स के बदौलत ये इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करेगा, तो एक्सेलरेशन होगा, ये एक्सेलरेशन होगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, V इक्वल टू U प्लस AT के मुकाबले। हाँ यार, बात समझ आई है नहीं है? मतलब ये यहाँ से यहाँ तक चलेगा तब इसकी वेलोसिटी कुछ होगी, ये V। अब बताओ मेरे को, जैसी वेलोसिटी V हुई है, अब यहाँ पर तो कंडक्टर है, मेटल के हैं, और मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसको रफ्तार प्रदान करी है, अंदर गया। मैग्नेटिक फील्ड आ गई पिक्चर में। मैग्नेटिक फील्ड ने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी v क्रॉस b, फोर्स ऊपर की तरफ, सेंटर कहीं इधर होगा, यहाँ से घूम के इधर आएगा, इधर आएगा, सेम वेलोसिटी से। मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी को तो इंक्रीज नहीं करेगा। ठीक बात है, बात समझ आई? अब जैसे ही ये यहाँ से यहाँ चक्कर घूम के आया, इन्होंने क्या किया, अपने टर्मिनल्स को चेंज कर दिया। इन्होंने क्या किया, अपने टर्मिनल्स को चेंज कर दिया। बताओ मेरे को, अब पॉजिटिव इधर का हो गया और नेगेटिव इधर का हो गया। बात समझ आई या नहीं आई? अब ये इलेक्ट्रॉन वापस से इधर एक्सेलरेट होगा, तो फिर से इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। बात समझ आई या नहीं आई? हाँ या ना? नहीं आया? बैटरी के टर्मिनल्स बदल दिए। पहले पॉजिटिव इधर था तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ जा रहा था, अब पॉजिटिव इधर आ गया तो अब इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आकर्षित रहेगा। हाँ या ना? तो वापस से इतना फोर्स लगेगा, उस फोर्स की वजह से वापस से इतना एक्सेलरेशन होगा, तो अब वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v डैश बराबर v प्लस AT। डी डिस्टेंस कवर करने के पहले इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, अब v डैश होगी कितनी, v प्लस AT, जितने भी टाइम रखा। हाँ या ना? अब जैसे ही यहाँ पर एंट्री हुआ, वापस से इलेक्ट्रिक फील्ड 0, v डैश क्रॉस b, इलेक्ट्रॉन है तो सेंटर नीचे की तरफ होगा, तो ये घूम के यहाँ आएगा। फिर वापस से जैसे इधर आया, टर्मिनल फिर बदल दिए, फिर इधर आया, घूम के इधर गया, घूम के इधर गया, घूम के इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया। और जब इस रास्ते में वो चल रहा है, इसकी रफ्तार बढ़े जा रही है। ये तो वापस से इसको इधर ढकेल रहा है, फिर रफ्तार बढ़ी, फिर रफ्तार बढ़ी, फिर रफ्तार बढ़ी। तो देखो यहाँ से इसका मोशन कैसा होगा। और ये यहाँ से मैंने बोल दिया कि भाई, अब मान लेता हूँ यहाँ से ये आ रहा था और इसको हल्का सा मैंने नीचे कर दिया, तो यहाँ से निकलता हुआ आ रहा था और ये ऐसे तेज निकल गया। बात समझ आई? हाँ या ना? नहीं आया? तो क्या मैं बोल सकता हूँ, घूमते 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 सर करते हुए निकला तेज एकदम। हाँ या ना? तो ये एक साइक्लोट्रॉन का फंक्शनिंग हुई। अब यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है क्या, कि जब ये यहाँ से यहाँ आए तो फट से बैटरी उल्टी कर लो, फिर वापस से बैटरी उल्टी कर लो, फिर वापस से बैटरी उल्टी कर लो। तो याद करो, आपको जब Q इंटू V क्रॉस B पढ़ाया था उस समय पर, याद करो ऐसा बोला था कि टाइम पीरियड और ओमेगा इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। मतलब पता है मेरे को, यहाँ से छोटा टर्न काटने का टाइम भी T/2 होगा, बड़ा सर्कल का भी टाइम T/2 होगा। रेडियस बराबर mv/qb, रेडियस बढ़ी वेलोसिटी बढ़ी, तो रेडियस बढ़ती जाएगी लेकिन टाइम तो वही रहेगा। हाँ यार, तो वो टाइम मेरे को पता है कि एक चक्कर काटने का टाइम लेटर से T1 था, तो बताओ उसके आधे टाइम में मेरे को उल्टा करना है, फिर वापस से आधे टाइम बाद उल्टा करना है। तो जहां से शुरुआत करी थी मैंने इधर, फिर इधर, एक T टाइम पीरियड में वापस से वहां पर आ चुका हूं, तो वो साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो व्हाट इज साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी? यही थी, याद करो, ओमेगा की वैल्यू यही थी। तो ये इसको मैं 2πf लिख दूंगा, तो f क्या हो जाएगी,
साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, मतलब हर एक की फ्रीक्वेंसी के बाद ये बैटरी के टर्मिनल पलटने पड़ेंगे, ताकि जैसे ही इतना टाइम हो वापस से एक्सेलरेशन हो, वापस से टाइम हो फिर से एक्सेलरेशन हो जाए फिर से, और इस तरीके से मोशन होता है। बात समझ में आई या नहीं आई? नहीं आया? पक्का? तो ये साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी हो गई, आखिर वाली रेडियस के कॉरस्पॉन्डिंग ये हो गया। सब कुछ पढ़ लेना। साइक्लोट्रॉन का स्ट्रक्चर समझ आ गया? हाँ या ना? सर इसका इसका एप्लीकेशन यही है कि मेरे को बहुत तेज स्पीड के इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, और कहीं पर भी हम ऐसे बोलते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन बीम इज इंसर्ट। तो इलेक्ट्रॉन बीम क्या है? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन तेजी के साथ चल रहे हैं। कहाँ से आए? यहाँ से आए। समझ गए? और सवाल आते हैं बाकी तो समझ गए। तो कल फेजर पढ़ेंगे, और फिर नहीं, कल भिड़ते ही फेजर नहीं पढ़ेंगे। पहले थोड़ा एसी का इंट्रोडक्शन, आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, ये सब पढ़ने के बाद में कल की क्लास खत्म होते होते फेजर पढ़ेंगे। चलिए, क्या क्लास वाइंड अप करें?